Welcome all the viewers to this channel. आज के इस व्याख्यान में कोर्ट फीस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि लैंड लॉ लेक्चर सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इस बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों से कंटिन्यू नहीं हो रहा लेक्चर सीरीज़, और बीच में व्यस्तता बढ़ जाने के कारण और कुछ अस्वस्थ भी मैं हो गया था एक आध सप्ताह के लिए। उसके वजह से भी बहुत सारे प्रश्न भी आ गए थे, उसका उत्तर भी नहीं दिया जा सका है। और इसी बीच में बहुत से जजेज लोगों का और कुछ अधिवक्ताओं का एवं अन्य श्रोताओं का अनुरोध आया कि कोर्ट फीस के बारे में भी कुछ व्याख्यान दिया जाए। तो कोर्ट फीस एक गहन विषय है और उसकी जानकारी संक्षिप्त में देना कम समय में थोड़ा कठिन कार्य है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में आपको कोर्ट फीस के बारे में उतनी जानकारी दे दी जाए जिससे कि अगर आप अधिवक्ता हैं तो आप कभी भी कोर्ट फी जोड़ने में गलती नहीं करें, या अगर आप न्यायिक पदाधिकारी हैं तो आप कभी भी सीधेदार के द्वारा आंख मूंद कर जो रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अब बगैर जुडिशियल स्क्रूटनी के उसको मान लिया जाता है, ये समझा जाता है कि सीधेदार जो दिया है वही सही है, उसको नहीं माने। कृपया उस रिपोर्ट को कानून की दृष्टि से उसको देखें और उस पर जुडिशियल ब्रेन अप्लाई करके और जुडिशस ऑर्डर पास करें। सीधेदार जो होता है वो हेड क्लर्क होता है सिविल कोर्ट में। सीनियर क्लर्क को ही सीधेदार की उपाधि दी जाती है और सीधेदार बनाया जाता है, और सीधेदार का ही जिम्मा होता है कि वो स्टैम्प के बारे में रिपोर्ट करे। उस माने में कानून के अंदर उसको टैक्सिंग ऑफिसर कहते हैं, क्योंकि कोर्ट फी इज ए टैक्सिंग स्टैट्यूट, इसको फिजिकल एक्ट कहते हैं। ये कोर्ट फीस किस लिए बना और क्यों बना ये समझिए। पहले कोर्ट फीस का मतलब है कि हम कोर्ट में किसी काम के लिए जाते हैं, अपना कोई एप्लीकेशन लगाते हैं या अर्जी दायर करते हैं, हम कोर्ट में न्याय की याचना करने जाते हैं, कुछ रिलीफ मांगने के लिए जाते हैं। तो रिलीफ मांगने के पहले ही हमको वो रिलीफ जो हमको मिलेगा और जो न्याय हमको मिलेगा और जिस न्यायिक प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमको एक शुल्क देना पड़ता है। जैसे किसी भी सामान को खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं तो उसका निर्धारित मूल्य है, वो विक्रेता जो है वो मूल्य लेकर के ही सामान देता है। उसी तरह से समझिए कि न्याय भी बिक रहा है, उस माने में नहीं, उसको निगेटिव सेंस में नहीं लिया जाए। न्याय उसी को मिलेगा जो पहले न्याय के लिए जो निर्धारित जगह है, यानी कि जो कोर्ट निर्धारित हुआ है, जो पदाधिकारी उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। तरह तरह का न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए अलग अलग कोर्ट और अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है, उसके लिए अलग अलग कानून बनाया गया है। लेकिन हर जगह जाने पर न्याय शुल्क रहता है, यानी कि कोर्ट फीस का हिंदी में मतलब हुआ न्याय शुल्क। कोर्ट में हम जाते हैं न्याय पाने के लिए किसी भी प्रकार के व्यवस्था से, किसी भी कानून में, तो हमको कोर्ट फीस देना पड़ता है। चूँकि ये कानून बनाया हुआ है बहुत पुराना, 1870 का इंडियन कोर्ट फी एक्ट 1870 में अंग्रेज़ों ने बनाया। उस समय भारत देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन चलता था, तो वो अंग्रेज़ों का उत्तरदायित्व था जो जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कोर्ट की व्यवस्था उसने किया, और उस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, न्यायिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो उसको खर्चा आता था, जैसे कोर्ट का बिल्डिंग बनाना, वहाँ पर कागजात वगैरह उपलब्ध कराना, उसके स्टाफ नियुक्ति करना, उसके रहने खाने की व्यवस्था करना, या उसका सैलरी वगैरह जो भी है
उसको जो भी रिमरेशन मिलेगा, उसका खर्चा मिलेगा, रेसिडेंस का, कन्वेंस का, सारा खर्चा वो एक्स्ट्रा वर्क है। वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना शासन चलाने की व्यवस्था उसकी अलग थी, और न्यायिक व्यवस्था जब अलग हुई तो इसमें उसको एडिशनल इंतजाम करना पड़ा, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत बनाना पड़ा, उसको कोर्ट की व्यवस्था करना पड़ा। तो उस खर्चा को वो वसूल करने के लिए जो फरियादी जो याचिका लेकर के न्याय के दरवाज़ा पर जाता है, कोर्ट के दरवाज़ा पर जाता है न्याय पाने के लिए, उसी से वो लेने का एक प्रकरण बनाया और उसका नाम दिया कोर्ट फीस है। इसलिए इसको आप कह सकते हैं इट इज़ ए टैक्सिंग स्टैट्यूट, और ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए फिजिकल स्टैट्यूट। इसमें रुपया पैसा संबंधी बात है। ये सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनाया। ये एक ऐसा कोई एक्ट नहीं है कि एक पार्टी इसके किसी भी धारा का लाभ उठाकर दूसरे पार्टी के विरुद्ध अटैक करे। यानी कि जैसा कि जैसे देखते हैं कोर्ट में होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाते हैं, इससे कोई मुद्दई बन करके प्लेंटिफ बन के कोर्ट में केस किया। जो वादी सिविल कोर्ट में जाता है केस करने के लिए उसको मुद्दई भी कहते हैं या वादी भी कहते हैं, और अर्जी दायर करता है यानी कि प्लेंट बनाता है और उसमें कोई रिलीफ मांगता है। मान लीजिए कि एक आदमी गया बंटवारा के लिए कोर्ट में कि हमको भाइयों से झगड़ा चल रहा है, बंटवारा नहीं कर रहा है, हमारा ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाए। तो जो बंटवारा करने के लिए कोर्ट में गया, वो व्यक्ति जो वहाँ पर कोर्ट में अपना देगा, आवेदन देगा, उस आवेदन को प्लेंट बोलते हैं, और जो आवेदन करता है वो प्लेंट जो देता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में वादी कहते हैं, या उर्दू में मुद्दई कहते हैं। तो मुद्दई जब कोर्ट में जाएगा और एक प्रकार का मुकदमा बंटवारा का लाएगा, तो उसके लिए भी अलग कानून बना हुआ है कि सिविल कोर्ट एक्ट में कौन कौन सा मुकदमा कहाँ होगा, और अलग अलग एक्ट के अंतर्गत प्रावधान अलग अलग मुकदमा का बना हुआ है, और उसके लिए जो प्रोसीजर होगा वो CPC में बना हुआ है। तो किस तरह का वो मुकदमा करेगा, उसमें किस तरह का उसको प्लेंट बनाना पड़ेगा। तो बंटवारा का एक नमूना के रूप में हम बता रहे हैं, एक बंटवारा का मुकदमा किया तो बंटवारा का अर्जी वो दायर करेगा। अब विरोधी पक्ष उसका कौन होगा, जो उसका पटीदार होगा, कोशेरर होगा, हिस्सेदार होगा, उसको पार्टी बनाएगा। भाई, भतीजा, पिता, चाचा जो भी होगा, उसका संयुक्त परिवार में जो भी होगा उसको पार्टी बनाएगा। जिसके पास हक और हिस्सा है सबका, उसे पार्टी बनाना जरूरी है। उसके विरुद्ध नोटिस जाएगा, सम्मन जाएगा, वो आवेगा, जवाब देगा। तो उसको ये अधिकार है कहने का, इसके प्लेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन देने का। तो उसमें आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है, पहले भी होता था कि प्लेंटिफ ने पूरा कोर्ट फीस नहीं दिया है, इसलिए इनका मुकदमा खारिज किया जाए। तो यानी कि कोर्ट फी के प्रावधान को लेकर के भी दोनों पक्षों में विवाद होता है, अमूमन देखा गया है। लेकिन कानून में ऐसी मान्यता है, इस पर बहुत पुराना जजमेंट है प्रिवी काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट का, जो लॉ वही अभी भी सर्वमान्य है कि कोर्ट फीस एक्ट के प्रावधान का सहारा लेकर के एक पार्टी उसको हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता है दूसरे पार्टी को हराने के लिए, डराने के लिए या परेशान करने के लिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बाद के जजमेंट में कहा है कि क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ कोर्ट फी इज ए मैटर बिटवीन द लिटिगेंट एंड द स्टेट, द अदर साइड, यानी कि डिफेंडेंट हैज गॉट नो लोकस स्टैंडी टू टेक शेल्टर अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोर्ट फी एक्ट टू चैलेंज द ऑथोरिटी of the plaintiff who has filed the suit, and on that ground the defendant cannot non-suit the plaintiff, but court has been given power। कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है, कानून के हिसाब से देगा कि नहीं देगा। तो इसी व्यवस्था को चलाने के लिए, न्यायिक व्यवस्था को चलाने के लिए, और कितने तरह के मुकदमे होंगे उसके अलग अलग कानून हैं। अलग अलग कानून में कई तरह के मुकदमे होते हैं, अलग अलग तरह का कोर्ट भी है। ऐसे पहले के व्याख्यान में हमने जनरल व्याख्यान में, एकेडमी के व्याख्यान में बताया है कि सिविल कोर्ट के अलावे क्रिमिनल कोर्ट भी होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट भी होते हैं, टैक्सेशन कोर्ट भी होता है, लेबर कोर्ट भी होता है। तो अलग अलग कानून में अलग अलग है। कंज्यूमर कोर्ट भी होता है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट का कोर्ट होता है, कंपनी का कोर्ट होता है, बहुत तरह का मैटर होता है।
फैमिली कोर्ट आजकल बहुत में मैट्रिमोनियल मैटर में, फैमिली मैटर्स में फैमिली कोर्ट होता है, जहाँ फैमिली मैटर देखा जाए। तो जहाँ भी जिस कोर्ट में जिस कानून के तहत मुकदमा होता है सब जगह कोर्ट फीस लगेगा, कोर्ट फीस लगेगा, यानी कि न्याय शुल्क लगेगा। अब उसको कैसे लगेगा, कोई कानून होना चाहिए, किस तरह का केस में कितना लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, कौन देगा, नहीं देने पर क्या होगा, इस सारी व्यवस्था जिस कानून में है उसी का नाम है कोर्ट फीस एक्ट। 1870 में बना। उसके बाद इसी कोर्ट फी एक्ट के तहत रूल्स भी बना, कोर्ट फी रूल्स भी बना। बाद में जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और अंग्रेज के ज़माने में भी, आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों ने अपने आवश्यकता के अनुसार कोर्ट फी एक्ट में 1922 में एक अमेंडमेंट किया था। और आज़ादी के बाद 1954 में एक रूल्स भी बना कोर्ट फीस एक्ट में, और उसके बाद बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है। 1995 में हुआ, 2001 में हुआ, 2007 में हुआ, 2000 कई तरह का अमेंडमेंट होते गया इसमें। और उस अमेंडमेंट से क्या होता है कि कोर्ट फी एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, लेकिन हर राज्य को अधिकार है उसमें अमेंडमेंट करने का और अपना शेड्यूल बनाने का। तो वो अपना अमेंडमेंट करता है, इसको स्टेट अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अपना बिहार राज्य में भी अमेंडमेंट हुआ है, और वो अमेंडमेंट से कोर्ट फी का जो मेन शेड्यूल है उसमें अमेंडमेंट का दो तरीका है कि मेन कोर्ट फीस में भी अमेंडमेंट करता है, और कभी कभी ऐसा होता है उस पर सरचार्ज एडिशनल चार्ज किया जाता है, और सरचार्ज के अलावा कभी कभी एडिशनल सरचार्ज भी होता है। वो जब भी उस तरह का रूल बनता है या अमेंडमेंट होता है तो सब मिला करके कोर्ट फी ही कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी भी प्लेंट पर 5 रुपया कोर्ट फीस लगता है, तो अमेंडमेंट से बाद में उसमें 1 रुपया उस पर सरचार्ज जोड़ दिया गया, और बाद के अमेंडमेंट से फिर उसमें 50 पैसा और जोड़ दिया गया एडिशनल सरचार्ज। तो सब मिला करके वो मेन कोर्ट फीस और एडिशनल और सरचार्ज और सरचार्ज तीनों मिला करके कोर्ट फी ही कहलाएगा। तो इस तरह का कोर्ट फी की व्यवस्था की गई। उसके अलावे कोर्ट फी कैसे लिया जाएगा, रुपया नगद नहीं लिया जाता है, वो इसके लिए व्यवस्था किया कि कोर्ट फी जो लिया जाएगा वो स्टाम्प के रूप में लिया जाएगा। अब स्टाम्प के रूप में जब लिया जाएगा तो स्टाम्प कहाँ से बनेगा, कौन बनाएगा, कौन बेचेगा, ये सब भी व्यवस्था करनी पड़ी। किस तरह का स्टाम्प होगा, कितने तरह का स्टाम्प होगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, वो स्टाम्प कब देना होगा, ये सब के लिए भी एक कानून बना पड़ा जिसका नाम है इंडियन स्टैम्प एक्ट। ये कानून बना 1877 में, जब 70 में कोर्ट फी बना, उसके बाद बना 1899 में इंडियन स्टैम्प एक्ट। अब ये स्टैम्प एक्ट बना तो इसमें कोर्ट फी जितना भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोर्ट फीस दिया जाता है, न्याय शुल्क जो देते हैं, उसमें जो स्टाम्प दाखिल होता है वो भी इसी में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं जुडिशियल स्टैम्प। और इसके अलावे अन्य प्रकार के दस्तावेज में भी, जैसे डीड वगैरह होता है, एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, लैंड का ट्रांसफ़र होता है, उस सब के लिए उसमें भी स्टैम्प के रूप में ही लिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प। तो उस सब की प्रावधान बनाया गया इंडियन स्टैम्प एक्ट। अभी आप सभी जानते हैं कि कोई सिविल मुकदमा जो होता है वो सीपीसी के अंतर्गत उसका प्रोसीज्योर है, और क्रिमिनल मुकदमा जो होता है फौजदारी का, वो उसका सीआरपीसी के अंदर प्रोसीज्योर है। उसमें भी जो पिटीशन फाइल होता है, तरह तरह का पिटीशन फाइल होता है, और कुछ सर्टिफाइड कॉपी आता है, सिविल में डिग्री बनती है, प्रोसेस होता है, यानी कि तलवाना लेकर के, तलवाना के साथ चपरासी नोटिस वगैरह लेकर के जाता है, तो तलवाना जो पड़ता है उसको बोलते हैं प्रोसेस फ़ी। तो वो प्रोसेस फ़ी किस तरह से दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा तो कोर्ट फीस के रूप में ही दिया जाएगा। सब कोर्ट फीस के कैटेगरी में ही आता है। अगर हम नकल बजाबता लेते हैं, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, तो उसका भी जो चार्ज लगता है वो कोर्ट फीस के रूप में ही लगता है, या स्टैम्प के रूप में लगता है, या फोलियो के रूप में लगता है। वो सब सरकार लेती है और सरकार उसकी व्यवस्था करती है।
सरकार के प्रेस में छपता था पहले, आजकल उसमें थोड़ा अलग नियम बन गया है, सुधार हो गया है। पहले सरकार के प्रेस में छपता था और सरकार ट्रेजरी के जरिए वो बेचती थी और वहाँ से लोग खरीद सकता था। बाद में प्राइवेट स्टाम्प वेंडर को लाइसेंस दिया जाने लगा दोनों तरह के स्टाम्प के लिए। सिविल कोड के अंतर्गत क्रिमिनल कोर्ट में या सिविल कोर्ट में जितना भी स्टाम्प इस्तेमाल होता है उसको बेचने के लिए प्राइवेट स्टाम्प वेंडर को लाइसेंस दिया जाता था। जो स्टाम्प वेंडर सिविल कोर्ट कैंपस में ही बैठता था वो डिस्ट्रिक्ट जज के परमिशन से वो लाइसेंस दिया जाता था। गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के कंसेंट से, या डिस्ट्रिक्ट जज को ऑथराइज कर दिया जाता था तो डिस्ट्रिक्ट जज भी देते थे। आज भी बगैर डिस्ट्रिक्ट जज के कंसेंट के, कंकरेंस के, कोई भी सरकारी स्टाम्प वेंडर सिविल कोर्ट में नहीं बैठ सकता है। आज भी बेचता है स्टाम्प वेंडर, आज भी है। ये समझिए सूट वैल्यूएशन एक्ट और कोर्ट फी एक्ट, स्टैम्प एक्ट। अब सूट वैल्यूएशन एक्ट क्यों बना और कब बना? तो सूट वैल्यूएशन एक्ट बना 1887 में, इसलिए 1887 में बना। बाद में इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि कई तरह का मुकदमा होता है। सीपीसी के अंतर्गत, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत, लोकल एक्ट के तहत बहुत तरह का मुकदमा होता है। ऐसे बंटवारा का मुकदमा हुआ, रुपया पैसा का मनी सूट हुआ, जमींदार लोग फाइल करते थे, रेंट सूट हुआ, किराया का मुकदमा हुआ, निकासी करने का, खाली कराने का, कोई ज़मीन कब्जा दखल कर लिया उसको बेदखल करने का, डिमार्केशन का मुकदमा हुआ, मीन प्रॉफिट का हुआ, कोई वासलात का किया, इजारा का हुआ, इजारा छोड़ाने का हुआ, या फोरक्लोजर का मुकदमा हुआ, मॉर्गेज का, बहुत तरह का मुकदमा होता। तो सब मुकदमा में कैसे सूट फ्रेम होगा और कैसे सूट का वैल्यू निर्धारित होगा और कैसे कोर्ट फीस लगेगा, तो मुख्य रूप से ये तीनों एक्ट जो बनाया गया, कोर्ट फी एक्ट और स्टैम्प एक्ट और सूट वैल्यूएशन एक्ट, इसका उद्देश्य यही था कि कोई भी मुकदमा किसी भी कानून के तहत से बनाया गया हो और दायर किया गया हो तो उसका वैल्यू क्या होगा और उस वैल्यू का निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया होगी और कितना वैल्यू पर कितना कोर्ट फीस लगेगा, किस तरह के मुकदमा में। ये जब भी कोर्ट फीस का मामला आता है तो सिर्फ कोर्ट फी एक्ट से आप नहीं गाइड होते हैं। कोर्ट फी एक्ट के अलावे आपको स्टैम्प एक्ट और सूट वैल्यूएशन एक्ट का सहारा भी लेना पड़ सकता है और इस सब पर बराबर अमेंडमेंट होते रहा है। सब एक्ट में अमेंडमेंट होते हो रहा है, उसी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। नहीं तो एक एक्ट है बिहार फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट है जिसमें ऑल फाइनेंशियल मैटर्स का एक्ट उससे कवर करता है। तो सभी एक्ट में एक बार भी अमेंडमेंट करने का अधिकार है सरकार को। बिहार फाइनेंस एक्ट 2001 में एक ही बार कई एक्ट में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सब होते आ रहा है बराबर। उसके बाद स्टैम्प की प्रक्रिया भी और स्टैम्प छापने के तरीका में भी बदलाव आया। आप लोग सभी जानते हैं कि जो कोर्ट फी स्टैम्प बाद में फ्रैंकिंग मशीन से मिलने लगा था। सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में एक मशीन होता था, जैसे रेलवे का टिकट कैसे पैसा दीजिए और वो मशीन में डालता था, टिकट पर मशीन का इम्प्रेशन चला आ जाता था, उसी को फ्रैंकिंग मशीन बोलते हैं। उसके लिए अलग रूल बना था, बिहार कोर्ट फी सेल ऑफ स्टैम्प्स बाई फ्रैंकिंग मशीन रूल्स, वो 2008 में बना। उसके तहत वो स्टैम्प लोग बेचते थे, उसमें भी लाइसेंस मिलता था वेंडर को, या कोर्ट कैंपस में रहता था और जो जिनको जरूरत हुआ जितना रुपये का स्टैम्प वो फ्रैंकिंग मशीन से स्टैम्प लेके कोर्ट फीस के रूप में उसको देते थे। उसमें भी बाद में गड़बड़ी होने लगी और शिकायत मिली कि उसमें जाली कोर्ट फीस जब बिहार के ट्रेजरी से मिलता था या प्राइवेट स्टैम्प वेंडर से मिलता था और वो सभी स्टैम्प जो छपता था वो नासिक के प्रेस से छप के आता था, जहाँ नोट छपता है वहीं से स्टैम्प छप के आता था। तो उसमें भी एक बार घोटाला हुआ, बहुत मशहूर घोटाला है तेलगी स्टैम्प घोटाला, बहुत लोग उस समय चर्चित घोटाला हुआ था। तो इसलिए धीरे धीरे सुधार किया गया कि अब फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा दिया जाएगा। जब उसमें भी गड़बड़ी हुआ तो उसको अब हटा करके नया रूल्स बना गया है। आजकल ई कोर्ट फीस मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोर्ट फीस मिलता है, जितना डिनोमिनेशन का चाहिए वो मिलता है।
तो ये तो हुआ कि कोर्ट फीस क्या है और कौन एक्ट के तहत होता है और कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। ये मोटी मोटी बातें हैं जो जन साधारण के लिए है, और अधिवक्ताओं व न्यायिक पदाधिकारियों के लिए मूल रूप से दो बातें जाननी है। पहली बात तो ये है कि ये बात सही है कि जब हम कोई प्लेंट को या अपील फाइल करते हैं या कोई पिटिशन एप्लीकेशन हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, किसी कोर्ट में फाइल करते हैं तो सभी पर कुछ न कुछ न्याय शुल्क दे। वो 1 रुपया का हो या 50 पैसा का हो या 5 रुपया का हो, सभी पर न्याय शुल्क दे। तो न्याय शुल्क का कैटेगरी क्या है? तो उसका 3 कैटेगरी है। एक होता है फिक्स्ड कोर्ट फीस, और एक होता है डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस, और एक होता है एड वैलोरम कोर्ट फीस। फिक्स्ड कोर्ट फी एक्ट के शेड्यूल में दिया हुआ है। वो शेड्यूल नंबर 1 और 2 और 3 तीन शेड्यूल कोर्ट फी एक्ट में बना हुआ है। तो फिक्स्ड कोर्ट फी आपको शेड्यूल नंबर 2 में मिलेगा और एड वैलोरम कोर्ट फी शेड्यूल नंबर 1 में मिलेगा। एड वैलोरम का मतलब होता है कि वैल्यू के मुताबिक यथा मूल्य, यानी कि अगर मुकदमा का वैल्यू 1000 रुपया है तो 1000 रुपया पर कितना कोर्ट फीस दे होगा, उस शेड्यूल नंबर 1 में एक रेट और चार्ट उसका दिया हुआ है। शुरू में जब बना था चार्ट तो ऐसा लगता था कि बहुत महंगा है, उसमें 100 रुपया पर 20 रुपये या 22 रुपया कोर्ट फीस लगता था। सोचिए कितना महंगा था। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाता था तो वो परसेंटेज कमते जाता था। तो वो याद रखना किसी के लिए मुश्किल है आज भी। वो जब भी ज़रूरत पड़ेगा पहले ये देखना होगा कि इस मुकदमा में एड वैलोरम कोर्ट फीस लगेगा कि फिक्स कोर्ट फीस लगेगा या डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस लगेगा। डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस इज ऑल्सो ए फिक्स कोर्ट फी। वो डिक्लेरेटरी कोर्ट फी इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पर सूट फॉर डिक्लेरेशन सिर्फ है और कोई कंसिक्वेंशियल रिलीफ नहीं है, मात्र डिक्लेरेशन है, तो वहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस लगेगा। और वही डिक्लेरेटरी कोर्ट फी फिक्स्ड है 250 रुपये आज के तारीख में। उसी तरह से पार्टीशन सूट है, पार्टीशन सूट में फिक्स्ड कोर्ट फीस लगता है, वो भी फिक्स्ड है 250 रुपया। लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन का होगा तो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड कोर्ट फीस ही लगेगा। और डिक्लेरेशन अगर है तो डिक्लेरेशन में रिलीफ सिर्फ डिक्लेरेशन का है तो उससे डिक्लेरेटरी रिलीफ लगेगा। लेकिन अगर उसमें कोई लैंड भी है, उसके साथ साथ कंसिक्वेंशियल रिलीफ है, इंजंक्शन वगैरह है, तब फिर देखा जाएगा। अब ये कब एड वैलोरम कोर्ट फीस लगेगा और कब फिक्स कोर्ट फीस लगेगा, कब डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस लगेगा, इसके लिए कोर्ट फी का सेक्शन देखना बहुत जरूरी है। कोर्ट फी के सेक्शन 3, कोर्ट फी एक्ट के सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 ये सब देखने से पता चलेगा किस प्रकार के सूट में किस तरह का कोर्ट फीस लगेगा और कैसे लगेगा, उसी में लिखा हुआ है। तो जब भी ये देखने की आवश्यकता हो तो कोर्ट फी एक्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके एड वैलोरम कोर्ट फीस के लिए आपको सेक्शन 7 में सब क्लाउज बहुत दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 रोमन में बहुत सा दिया हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15 तक के दिया हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्शन 7 का रोमन में सब क्लाउज 4, और उसमें फिर दिया हुआ है A, B, C, D, ये सब देखिएगा। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि उसी में लिखा हुआ है कि जहाँ पर डिक्लेरेटरी रिलीफ होगा और कंसिक्वेंशियल रिलीफ होगा तब डिक्लेरेटरी वाला 250 रुपया नहीं लगेगा, तब एड वैलोरम लग जाएगा। तो एड वैलोरम लग जाएगा, किस पर लगेगा? तो वो एड वैलोरम लगेगा वैल्यूएशन ऑफ द सूट। तब उसमें वैल्यूएशन का क्या तरीका है? तो उसमें वैल्यूएशन का तरीका है द प्लेंटिफ शैल वैल्यू द रिलीफ। प्लेंटिफ को लिबर्टी है, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। सेक्शन 7(4)(c) के अंतर्गत जो लिबर्टी दिया हुआ प्लेंटिफ को, कुछ सूट में लिबर्टी दिया हुआ है, वो रिलीफ का वैल्यू करेगा। तो रिलीफ का वैल्यू करेगा तो वो सूट का वैल्यू कैसे हो जाएगा? तो इसलिए हो जाएगा कि सूट वैल्यूएशन एक्ट के सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि कभी कभी जो रिलीफ का वैल्यू है उस सूट का भी वैल्यूएशन होता है, यानी कि जुरिडिक्शन के पर्पज से।
जुडिक्शन के पर्पज से क्यों हम लोग देखते हैं कि हर कोर्ट का पिक्यूनरी जुडिक्शन होता है। इसके बारे में जब सीपीसी का लेक्चर चला था तो उसमें हम लोगों ने बताया है, पहले बताया है, और एकेडमी में बहुत सारा लेक्चर इस पर आया है जो अभी भी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। सीपीसी का लेक्चर सीरीज में 25-26 लेक्चर है, आप लोग जो नहीं देखे हैं या मिस कर गए हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो वो आपको मिलेगा कि सूट का वैल्यूएशन जो है क्यों जरूरी है। इसलिए कि सूट जो फाइल होता है इट हैज़ टू बी फाइल्ड इन दी कोर्ट, सिविल कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, जो सबसे नीचे ग्रेड का कोर्ट हो उसी को। तो नीचे ग्रेड का मतलब हुआ इन पिक्यूनरी जुडिक्शन, क्योंकि कोर्ट का दो जुडिक्शन होता है, पिक्यूनरी जुडिक्शन, एक टेरिटोरियल जुडिक्शन। पिक्यूनरी मतलब उसका क्षेत्रा जो अर्थाधिकार, और टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्राधिकार। तो जैसे कोई मुंसिफ होता है तो उसका सब डिवीजन के अंतर्गत रहता है, सब जज है तो उसके सब डिवीजन के अंतर्गत उसका अधिकार है, जिला जज है तो पूरे जिला के अंदर उसका अधिकार, तो वो क्षेत्राधिकार हुआ, तो क्षेत्राधिकार दिया रहता है। आजकल जहाँ पर ज़्यादा मुंसिफ की व्यवस्था हुई है, केसेस ज़्यादा हुए हैं, तो थाना या अंचल के अनुसार भी क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है। ये सरकार या लोकल व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट जज भी सरकार के साथ कोलैबोरेट करके निर्धारित कर सकते हैं क्षेत्राधिकार, जो वो सब होता है जुडिक्शन निर्धारित होता है बिहार सिविल कोर्ट एक्ट के अंदर। उसका पूरा नाम है बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887। उसी एक्ट के तहत ये होता है क्षेत्राधिकार। तो उसमें जो अर्थाधिकार जो होता है पिक्यूनरी जुडिक्शन अर्थ का, उसी में उसमें भी दिया हुआ है। तो मुंसिफ का आज के तारीख में है 1,50,000, यानी कि अगर सूट का वैल्यू 1,50,000 होगा तो मुंसिफ क्या होगा, सब जज क्या नहीं होगा। 1,50,000 से ऊपर होगा तो अनलिमिटेड वैल्यू तक सब जज क्या होगा। यही दो कोड है जो ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट है जहाँ की सूट फाइल होता है। तो अब मान लीजिए कि कोई मुकदमा है जिसका रिलीफ हमने वैल्यू कर दिया 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया वैल्यू कर दिया तो सेक्शन 15 सीपीसी के हिसाब से लोएस्ट ग्रेड में हमको फाइल करना है, तो मुंसिफ के यहाँ फाइल करेंगे पिक्यूनरी जुडिक्शन के हिसाब से। और चूंकि वही 25,000 रुपया रिलीफ का जो वैल्यू है वही सूट का वैल्यूएशन माना जाएगा, इसलिए वो मेरा फाइलिंग प्रॉपर हो जाएगा। अब इसी को सीजदार को देखना है कि प्रॉपर वैल्यू किया गया है कि नहीं, किस नेचर का सूट है कि नहीं है, और उस पर कितना कोर्ट फीस दिया गया है, कितना कोर्ट फीस कम है, या कोई कानून से बाधित है या लिमिटेशन लगा हुआ है। इस सब चीज़ देखने का काम सीजदार को है। सीजदार को पहले कुछ ट्रेनिंग दिया जाता था, इसलिए दिया जाता था कि जो पुराने सीजदार लोग होते थे धीरे धीरे काम करते करते सीनियर हो जाते थे, अनुभव से जानकारी होती थी और उन लोग को पढ़ने का सिलसिला था। उन लोग को किताब, कोर्ट फीस एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ये सब दिया जाता था और लोग पढ़ते थे, हमेशा पास रखते थे और जजमेंट वगैरह इंपॉर्टेंट नोट करके पुराने सीजदार लोग रखते थे। और जब नया सीजदार को बहाली होता था तो उनके साथ ट्रेनिंग में 6 महीना लगा दिया जाता था, या उन लोग इन रिपोर्ट नया वाला तैयार करता था तब पुराने वाले से दिखा लेता था। आजकल कुछ दिक्कत हो गई है, नए लोग आ गए हैं तो उनको जानकारी कम है और अनुभव की कमी के कारण कुछ गलत रिपोर्ट भी होता है। इसलिए हर प्रिजाइडिंग अफसर का ये ड्यूटी है कि जब सीजदार का रिपोर्ट आए तो उसको अपने स्वयं उसको पढ़ें और जांच करें और देखें। अब कैसे जांच किया जाएगा वो रिपोर्ट सही है कि नहीं, तो उसका एक यार्ड स्टिक है और वो फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि प्लेंट को पूरा पढ़ना है एज ए होल, ये नहीं कि ऐसी सरसरी निगाह से देख लिए। और प्लेंट को किस लिए पढ़ना है कि प्लेंटिफ का नियत क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द प्लेंटिफ, और सूट किस नियत से फाइल किया है, वेयर द प्लेंटिफ हैज एम्ड एट, कहाँ उसका निशाना है। रिलीफ जो है कुछ बनावटी भी बना के लोग फाइल करते हैं, जैसे काउज ऑफ एक्शन बनावटी बना देते हैं और रिलीफ भी बनावटी बना देते हैं, और कोर्ट फीस बचाने के लिए उसको स्किलफुल ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए वकील लोग जो अनुभवी है ऐसा बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देते हैं कि अगर हमारे को मुकदमा करना है और ज़मीन पर हमारा कब्जा नहीं, हम बेकब्जा हो गए,
तो हम कहेंगे कि हमको कब्जा दिया जाए तो ज़मीन का जितना वैल्यू है उस पर हमको एड वॉलरम कोर्ट फीस लग जाएगा। अगर आज के तारीख में ज़मीन वैल्यू वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख है तो उस पर हमको आज के तारीख में 50,000 रुपया कोर्ट फीस लग जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक लिमिट हो गया है कि मैक्सिमम कोर्ट फीस कितना हो सकता है। अरबों रुपया का होगा तो उसके हिसाब से एड वॉलरम में परसेंटेज नहीं चलेगा, तो उसमें एक लिमिट कर दिया गया है 50,000। हालांकि वो बढ़ के 5 लाख हो गया था, लेकिन वो 2008 में हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, इसलिए अभी पुराना वाला जो एक्ट है उसी के हिसाब से मैक्सिमम कोर्ट फी 50,000 ही है। 50,000 देकर तो अब उसको देखने के लिए हमने उसको कर दिया कम, ज़मीन का वैल्यू दे दिया, और या वैल्यू सही दिया, लेकिन हमने सिर्फ डिक्लेरेटरी रिलीफ मांगा। और डिक्लेरेटरी रिलीफ मांगा कि डिक्लेयर कर दिया जो मेरा टाइटल है, तो डिक्लेरेटरी रिलीफ में हमको 250 रुपया लगेगा, ज़मीन का वैल्यू से कोई मतलब नहीं। और अलग से इंजंक्शन का एक रिलीफ मांग लिया और कहा कि इन लोग को मेरे ज़मीन पर जाने से रोक दिया जाए, मेरे कब्जा दखल से रोक दिया जाए, इंटरफेयर करने से रोक दिया जाए। और इंजंक्शन का अलग सूट वैल्यू कर दिया, इंजंक्शन का रिलीफ अलग वैल्यू हो गया, और उस पर इंजंक्शन पर एड वॉलरम कोर्ट से लगता है उसका 1,000 रुपया वैल्यू कर दिया। 1,000 वैल्यू करके और उस पर हमने 10 रुपया कोर्ट फीस या 20 रुपया कोर्ट फीस दे दिया। तो इसको जनरली लोग सिजदार लोग नहीं समझ पाते हैं और उसको पास कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंजंक्शन है वो मेन रिलीफ नहीं है, ये कंसिक्वेंशियल रिलीफ है। वो अगर इंजंक्शन का नहीं मांगेगा रिलीफ तो उसको बाद में अगर डिक्लेरेटरी हो भी जाएगा तो कब्जा तो मिलेगा नहीं, उसका टाइटल डिक्लेयर हो जाएगा, कब्जा तो डिफेंडेंट का ही रह जाएगा। तो उसका नियत है कि किसी तरह से हम ज़मीन पर काबिज रहे। जब मुदाले को कोर्ट से रोक लग जाएगा तो चला जाएगा कब्जा में, उसको कोई तंग करने वाला नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्टली उसने केस ऐसा बनाया कि ये केस होना चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन नहीं करके डिक्लेरेशन प्लस इंजंक्शन कर दिया। ये आजकल ज़्यादा हो रहा है, इस पर जुडिशियल ऑफिसर लोग को ध्यान देने की बात है और वकीलों को समझने की बात है। अगर ऐसा बनाते हैं तो उसमें रिलीफ पता चल जाता है मुद्दई का इंटेंशन क्या है। और इस पर पटना हाई कोर्ट ने 1944 में ही एक फुल बेंच जजमेंट में पेज नंबर 17 में कह दिया है कि इंटेंशन ऑफ द प्लेंटिफ हैज़ टू बी गैदर फ्रॉम गोइंग थ्रू द प्लेंट मेटिकुलसली, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसलिए ये अगर समझ में आ जाता है प्लेंट पढ़ने से कि रिलीफ कुछ भी है लेकिन इंटेंशन उसका कुछ अदरवाइज भी है, तो उसी हिसाब से कोर्ट फीस चार्ज होगा। तो आज के इस लेक्चर में प्रिलिमिनरी जो प्रारंभिक बातें हैं, आम लोगों के लिए भी कुछ जानकारी की बातें कही गई है और कुछ स्पेशली जुडिशियल अफसर या प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ कोर्ट जो हैं उनके लिए, खास करके सिविल कोर्ट के प्रिजाइडिंग अफसर्स के लिए यह आवश्यक है जानना। और सिजदार लोग भी बहुत सब फॉलो करते हैं आजकल मेरे चैनल को। सिजदार लोग को भी समझना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका ड्यूटी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उनको नहीं समझ में आता है तो समझना चाहिए और पूछना चाहिए या प्रिजाइडिंग अफसर के पास लेकर जाना चाहिए। रिपोर्ट करने के पहले उनसे दिखा लेना चाहिए या डिस्कस करके रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ, एक कुछ ऐसी बातें देखने को मिली है कि बहुत बार सिजदार का रिपोर्ट आ जाता है तो वकील लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, या तो नहीं जानते हैं या नहीं चाहते हैं ऐसा करना, और कुछ जजेज लोग भी उस पर कुछ एक्शन नहीं लेते। हर प्लेंटिफ को ये अधिकार है कि सिजदार का रिपोर्ट अगर गलत है तो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सके, और कोर्ट को ये अधिकार है कि उस ऑब्जेक्शन के आधार पर उसको सुने। अगर ऑब्जेक्शन नहीं भी है तो भी स्वयं उसको देखने की आवश्यकता है, जुडिशियल ऑर्डर पास करने की आवश्यकता है कि आंख मूंद करके रूटीन वे में या मैकेनिकल वे में सिजदार के रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको देखना है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखना है। अगर वर्बल ऑब्जेक्शन है तो भी सुनना है, रिटेन ऑब्जेक्शन है तो भी सुनना है, और सुन करके प्रॉपर ऑर्डर पास करना है। तो आज के लेक्चर में ये प्रीलिमिनरी लेक्चर है, आज पार्ट 1 है। अगले पार्ट में और इसमें और गहन विषय जो और टेक्निकल विषय है जिसके बारे में बहुत सा प्रश्न लोग पूछे हैं, वो सब प्रश्न को भी इसी में हम कवर कर लेंगे, अलग से जवाब देने की आवश्यकता नहीं लेगी। तो आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का पार्ट 1 लेक्चर इसको माना जाए कोर्ट फीस एक्ट के ऊपर।